गुड मॉर्निंग दोस्तों। हिस्ट्री क्लास में आपका फिर से स्वागत है और मैं आपके साथ जुड़ गई हूँ एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ आप भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, ठीक। देखो, हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं वो इसका सीक्वेंस नहीं चल रहा है, मतलब एंसेंट हिस्ट्री का। उससे पहले स्टोन एज वगैरह सब हो चुका। तो जो एंसेंट हिस्ट्री में अगर पहले पढ़ते हैं मगध महाजनपद, तो ये सारे वंश के नाम लिखे हैं, ये सीक्वेंस से ऐसे ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर नंद के बाद आक्रमण हुआ था सिकंदर का, ये बीच का जो डिस्टर्बेंस आया था वो। शुंग के बाद, शुंग से पहले मतलब शुंग के टाइम पे ये सब आए थे, हिंदू यूनानी, उसके बाद शाक, फिर पहलो, फिर कुषाण, ठीक। तो ये सारा हम पढ़ चुके हैं। और लास्ट वीडियो में आपको गुप्त वंश को पढ़ाया था। थोड़ा सा ना गुप्त वंश का ही रिवाइज कर लेते हैं, सारा तो रिवाइज हो नहीं पाएगा, ठीक। फिर आगे चलेंगे। तो जो गुप्त थे वो कुषाण के ही क्या थे, सामंत थे, ठीक। सामंत व्यवस्था सातवाहन ने स्टार्ट की थी। तो सातवाहन तो खुद से ही मतलब धीरे धीरे इसका पतन हो गया, खुद से ही वंश खत्म हो गया। लेकिन जो आगे फिर इनका मतलब एक के बाद एक जो वंश चले वो कुषाण वंश से आगे चला, ठीक है। ये चीज़ तो ये तो सीक्वेंस यहीं पे खत्म हो गया। फिर जो गुप्त थे वो कुषाण के क्या थे, सामंत ही थे। फिर गुप्त के सामंत कौन होंगे, वर्धन वंश। तो वैसे तो इस वीडियो में मैं आपको वर्धन वंश पढ़ाऊंगी, लेकिन पहले थोड़ा सा गुप्त का रिवाइज कर लेते हैं। गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त, ठीक है, श्रीगुप्त। इनको बोलते हैं गुप्त वंश के संस्थापक बोलते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक नहीं बोलते। इसके बाद राजा बनते कौन, घटोत्कच। घटोत्कच राजा नहीं कह सकते, मतलब इनके बेटे। इसके बाद बनते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ही अपना सिक्का चलाया और अपनी राजधानी बनाई, किसको, कौशाम्बी को। क्योंकि राजा की पहचान होती है कि मतलब राजा का अपना साम्राज्य हो, ठीक है, उसकी अपनी राजधानी हो, उसका अपना सिक्का हो। तो जो भी एक राजा होने के लिए जो भी योग्यता होनी चाहिए वो सब चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, ठीक है। इस वजह से चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और ये दोनों रह गए सामंत बन के, भाई इस वंश से थे, इनसे वंश स्टार्ट हुआ, तो संस्थापक तो श्रीगुप्त ही कहलाए जाएंगे। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात आती है तो चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक। ये सामंत बन के रह गए कुषाण के। फिर धीरे धीरे जब कुषाण वंश खत्म हो गया उसके बाद फिर चंद्रगुप्त प्रथम ने खुद को राजा घोषित किया, राइट। अब चंद्रगुप्त प्रथम की शादी किससे हुई थी, कुमार देवी से, जो लिच्छवी राजा की बहन थी। तो इस वजह से इन्होंने फिर राजा रानी का सिक्का चलाया था, ठीक। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद बनता है कौन, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, ठीक। समुद्रगुप्त के बारे में पुराणों में लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। 3 समुद्र का पानी मतलब नीचे हो गया हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, मतलब साउथ को जो हमारा इंडिया को होता है पूरा ओशन, उसको 3 समुद्र का पानी पीता था, ये कहा गया है पुराणों में। लेकिन जो समुद्रगुप्त के वो थे दरबारी कवि हरिसेन, उनका वो था अभिलेख, उसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। क्या लेके, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ठीक है। ये किसका, ये हरिसेन का है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन को महासंधि विग्रह कहा जाता है और समुद्रगुप्त को धरणीबंध, क्योंकि इन्होंने दक्षिण भारत के 9 राज्य और उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। तो ये बात लिखी है हरिसेन ने अपनी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, राइट। तो समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कृष्ण चरित्र नामक एक किताब की रचना की थी। कविराज, इन्हें संगीत से प्रेम था, क्योंकि इन्होंने इनकी सिक्कों पर क्या था, वीणा बजाते हुए देवी की मूर्ति थी। और इन्होंने और क्या चलाया, उसका सैनिक वेशभूषा का सिक्का चलाया, मयूर शैली का सिक्का चलाया। ये सारी बातें ना आप एक बार वीडियो देख लेना, उसमें सब बिल्कुल क्लियर है, ठीक। समुद्रगुप्त के बाद जो राजा बनता है, समुद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे, रामगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, लेकिन जो राजा बना वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का अंत कर दिया, इस वजह से इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा गया, विक्रमादित्य को पाई धारण की। और इनको भट्टारक भी कहा गया, भट्टारक, ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे फाहियान आया था, ठीक है। फाहियान क्या था, एक चीनी यात्री था। फाहियान एक चीनी यात्री था और ये चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। तो इसने जो अपनी फाहियान की जो बुक का नाम है उसका नाम है फो क्यू की, फैसे फाहियान, फैसे फो क्यू की, ठीक। बहुत पूछा जाता है ये सवाल, किसके दरबार में आया था।
और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में संस्कृत भाषा के 9 कवि रहते थे। संस्कृत भाषा के 9 कवि, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। क्या कहा जाता? नवरत्न। सबने पढ़े होंगे कि अकबर के नवरत्न, ठीक है। उसमें जो नवरत्न है वो अलग अलग अपने अलग अलग फील्ड में है, ठीक है। कोई हंसी मजाक के लिए अच्छा है, कोई बावर्ची है, कोई सेनापति बहुत अच्छा है, मतलब सब अपने अपने एरिया में अच्छे थे। लेकिन इनके जो थे ये नवरत्न, ये सिर्फ संस्कृत भाषा के बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, ठीक। उनको नवरत्न कहा जाता था। उसमें सबसे प्रमुख थे तो कालिदास, अमरदास, धन्वंतरी, ठीक है। और आर्यभट्ट भी इन्हीं के दरबार में थे। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, इतने बेहतरीन जो ये थे बड़े बड़े विद्वान, वो किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। धन्वंतरी क्या थे? एक डॉक्टर थे, ठीक है। यहाँ पे मेरठ में धन्वंतरी नाम से हॉस्पिटल भी है, काफ़ी बड़ा, मतलब मेरठ में है, ठीक है। तो धन्वंतरी क्या थे? धन्वंतरी डॉक्टर थे। आर्यभट्ट और वराहमिहिर ये खगोल विज्ञान, खगोल शास्त्र के बहुत बड़े वो थे, ज्ञाता। आर्यभट्ट तो मैथ्स के लिए भी, ठीक है। तो ये सारे के सारे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो राजा बना उनका नाम था कुमारगुप्त, ठीक है। कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई। नालंदा यूनिवर्सिटी उसका ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, महायान शाखा का। तो कुमारगुप्त ने जो नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई वो बनवाई थी बिहार में, ठीक। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त के बाद भानुगुप्त, ठीक है। स्कंदगुप्त ने कई सारी झीलों का निर्माण कराया और स्कंदगुप्त ने उसका सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया, ठीक है। जो जिसकी जानकारी हमें मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से, रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख। इसके बारे में तो कई बार डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो फिर भानुगुप्त का है ऐरन अभिलेख, ऐरन अभिलेख। जो भानुगुप्त का ऐरन अभिलेख है उससे सती प्रथा की जानकारी मिलती है। बस इस वंश का फिर आखिर राजा विष्णुगुप्त हो गया। फिर धीरे धीरे ये जो वंश था गुप्त वंश, ये हुनों के आक्रमण की वजह से ये टूट गया, बहुत सारे सामंतों में टूट गया, बहुत टुकड़ों में। उन सामंतों में से जो सबसे बेहतरीन जो सामंत जो आगे निकले, जिन्होंने अपना साम्राज्य बनाया, वो कौन थे? वो वर्धन थे, ठीक है। अब हमको वर्धन वंश पढ़ना है। वर्धन वंश है तो सब समझ गए होंगे कौन कौन पढ़ना है, हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है, क्लियर। थोड़ा एक मैप, मतलब एक सीक्वेंस से चल के ना, थोड़ा दिमाग में ये रहता है कि हम किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये क्लियर होगा ना कि हमने क्या पढ़ लिया और आगे हमें क्या पढ़ना है, तो आपकी चीज़ें ना बिल्कुल क्लियर रहेंगी, बिखरी हुई ना रहेंगी, ठीक है। अब वर्धन वंश पढ़ना तो ये सब मैं रेस कर देती हूँ। गुप्त वंश के ही सामंत थे वर्धन, ठीक। गुप्त वंश का अंत किसने किया था? हुनों ने। हुनों के आक्रमण की वजह से इनका अंत हो गया था। और जो हुन थे वो उन्हें मलेच्छ कहा जाता था, बहुत डरावने टाइप से, ठीक है, मलेच्छ। अब आ जाओ वर्धन वंश पे। वर्धन वंश थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, ठीक है। वर्धन वंश इसमें थोड़ा सा इसमें बिल्कुल मजा आने वाला है, ठीक। वर्धन वंश में देखो, जो वर्धन वंश थे, वर्धन वंश अभी मैंने बताया कि क्या थे? गुप्त के सामंत ही थे, गुप्त के सामंत ही थे। तो वर्धन वंश के अगर हम संस्थापक की बात करें, वर्धन वंश के संस्थापक जो थे, वर्धन वंश के संस्थापक थे, उनका नाम था पुष्यभूति, ठीक है, पुष्यभूति। वर्धन वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति। इनके बाद जो पुष्यभूति जो थे, इनके बाद जो राजा बने उनका नाम है प्रभाकर वर्धन, ठीक है, प्रभाकर वर्धन, ठीक, प्रभाकर वर्धन। तो इनको कहा जाता है वास्तविक संस्थापक। सेम वही कहानी जैसे गुप्त वंश में था, ठीक है। क्योंकि जो जब तक पुष्यभूति थे, इन्होंने अपना मतलब कुछ नहीं, राजधानी कुछ नहीं, मतलब सामंत की तरह ही थे। किसके? गुप्त वंश के सामंत। गुप्तों के एक सामंत ही थे, मतलब कोई अधिकारी होंगे, इनको जमीन मिलती होगी सैलरी के तौर पर, वही तो होते थे सामंत। तो ये क्या थे? सामंत ही थे। तो इन्होंने अपना जीवन सामंत में ही बिता दिया। इसके बाद जब गुप्त तो धीरे धीरे खत्म हो गए, फिर कौन आए? प्रभाकर वर्धन, इनके बेटे। तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, तो इसके वजह से ये राजा बन गए, खुद को राजा घोषित किया। तो ये तो सामंत की तरह ही रहे। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, किसको? थानेश्वर को।
थानेश्वर की इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, थानेश्वर हरियाणा में। ठीक, अब इसको ना थोड़ा मैंने, चलो इसको थोड़ा मैप से समझेंगे, इधर से इरेज कर देती हूँ इसको मैं। इतना क्लियर है? देखो छोटा सा मैप, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि जो संस्थापक थे, संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति, पुष्यभूति। इनके बाद इनका बेटा कौन? प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? थानेश्वर को। राजधानी किसको बनाया? थानेश्वर को, थानेश्वर। ठीक है, अब थानेश्वर कहाँ है? देखो ये लोग जो रहते थे इधर हरियाणा वाले एरिया, ये लोग रहते थे यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है? थानेश्वर है, यहाँ पे लिख दो थानेश्वर, थानेश्वर। ठीक है, ये लोग अपना जीवन ना था यहाँ पे रहते थे, इसी को उन्होंने अपनी राजधानी बना दिया। अब यहाँ से आगे की कहानी शुरू होती है, यहाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो प्रभाकर वर्धन की 3 बच्चे, राइट। सबसे बड़ा बेटा राजवर्धन, राजवर्धन। ठीक है, उससे छोटा बेटा हर्षवर्धन, और उससे छोटी जो बेटी थी उसका नाम था राजश्री। ठीक है, राजश्री, उसका नाम क्या था? राजश्री। अब इन्होंने राजश्री की शादी कर दी, राजश्री की शादी कर दी मालवा के राजा ग्रहवर्मन से। ठीक है, ग्रहवर्मन कहाँ का राजा थे? मालवा का। मालवा का है मध्य प्रदेश में, थोड़ा सा नीचे होगा है ना, ये तो हरियाणा हो गया, ये मध्य प्रदेश थोड़ा नीचे, यहाँ पे मान लेते हैं मालवा। यहाँ पे क्या है? मालवा। ठीक है, ये हो गया मालवा, मालवा। ठीक, नहीं इधर है कन्नौज, ये क्या है? कन्नौज। यूपी में क्या हो जाएगा? कन्नौज। ठीक है, ये कहाँ का था? ग्रहवर्मन था कन्नौज का। ठीक है, सॉरी वो थोड़ी गलत होगा, ग्रहवर्मन कहाँ के थे? कन्नौज के। अब कन्नौज जो था उस टाइम पे ना बहुत ही मतलब वहाँ पर डेवलपमेंट की, और मतलब बहुत काफ़ी फेमस सा था। तो इन्होंने अपनी बहन की शादी, राजश्री की शादी किससे कर दी? ग्रहवर्मन से, कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से। तो जो ग्रहवर्मन थे इनको ही नहीं पता था कि भैया ग्रहवर्मन के ऊपर ग्रह छा रही है। ठीक है, इनके ऊपर क्या हो रहा था? इनके ऊपर ग्रह मंडरा रही थी। तो ग्रहवर्मन का जो दुश्मनी थी वो किससे थी? मालवा के राजा से। हाँ, तो मालवा का राजा जो था उसका नाम था देवगुप्त। ठीक है, देवगुप्त। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो यहाँ कौन बैठा? यहाँ बैठा देवगुप्त, और यहाँ कन्नौज का राजा कौन है? ग्रहवर्मन। राजश्री की शादी किससे हुई? ग्रहवर्मन से, और ग्रहवर्मन पे ग्रह मंडराई थी, तो इसका जिसकी दुश्मनी किससे थी? देवगुप्त से, मालवा के शासक देवगुप्त से। इन दोनों की दुश्मनी चल रही थी। अब ये पहुंचा इधर कन्नौज, इसने ग्रहवर्मन को मार दिया। ठीक है, अब ग्रहवर्मन को मार दिया, राजश्री को भी, मतलब इनकी बहन को, राजश्री को भी मारने की कोशिश करी। तो राजश्री बेचारी उस टाइम की तो भैया होती भी मतलब तलवार वगैरह सब आता था चलाना, वो वहाँ से कैसे कैसे बचा के और जंगल में भाग गई। ठीक है, राजश्री भाग गई। अब राजश्री के 2 भाई, इन्हें पता चला भाई हमारी बहन के साथ ऐसे हो गया, जीजा जी को तो टपका ही दिया। ठीक, तो राजवर्धन कहाँ पहुँचा? राजवर्धन कहाँ पहुँचेगा? अब मालवा। यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं, चलो यहाँ कौन है? यहाँ पे है ग्रहवर्मन, ग्रहवर्मन। ठीक है, और यहाँ पे कौन है? देवगुप्त, और यहाँ पे राजवर्धन। ठीक है, अब राजवर्धन आया, राजवर्धन ने क्या किया? राजवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया। समझ गए? अपनी बहन को बदल लिया, राजवर्धन देवगुप्त को मार दिया। अब एक और कहानी, इस देवगुप्त की दोस्ती किससे थी? यहाँ पे, यहाँ कौन है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के, यहाँ है गौड़। पश्चिम बंगाल उस टाइम पे गौड़ कहते। गौड़ का राजा कौन था? शशांक, गौड़ नरेश शशांक। ठीक है, शशांक। अब जिसको पता चला शशांक को कि मेरे दोस्त को राजवर्धन ने मार दिया है, ठीक है, अब शशांक कहाँ पहुंचा? सीधे राजवर्धन के पास। शशांक कहाँ पहुंचा? राजवर्धन के पास। इसने राजवर्धन को मार दिया, समझ रहे हो? इसने राजवर्धन को मार दिया। अब ये सब देख रहा है कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कोई रोल ही नहीं है अभी तक। अब हर्षवर्धन भैया बहन भाई भी चला गया और बहन का कुछ पता नहीं, बहन वहां करी तो ये तो अपना बदला लेता नहीं लेता। तो हर्षवर्धन ने क्या किया फिर? अब यहाँ से हर्षवर्धन ही बैठा थानेश्वर में। हर्षवर्धन किसके पास है? शशांक के पास।
हर्षवर्धन ने शशांक को मार दिया। ठीक, अब एक बार इसको यहाँ पे समझो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ही। देखो सबसे पहले कौन, राजवर्धन, राजवर्धन और कौन, इसके बाद लिखेंगे हम ग्रहवर्मन, ग्रहवर्मन, देवगुप्त, देवगुप्त। ठीक है, देखो ग्रहवर्मन को किसने मारा, देवगुप्त ने। दुश्मनी किससे थी कि देवगुप्त से, तो ग्रहवर्मन को देवगुप्त ने मार दिया। ठीक है, अब देवगुप्त का बदला कौन, ग्रहवर्मन का बदला कौन लेगा, राजवर्धन। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया। ठीक, राजवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया। अब देवगुप्त भी गया। अब देवगुप्त का जो दोस्त कौन था, शशांक। यहाँ शशांक को भी लिखो, यहाँ पे लिखो शशांक, ये क्या था, इसका दोस्त था। तो फिर शशांक ने क्या किया, शशांक ने राजवर्धन को मार दिया। ये सब खत्म। अब एंट्री होती है हर्षवर्धन की। ठीक है, यहाँ लिख दो हर्ष, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने जाकर किसको खत्म कर दिया, शशांक को खत्म कर दिया। अब क्लियर है ना, हर्षवर्धन ने शशांक को मार दिया। अब ये देखो इतने सब लोग मर चुके और इतने सारे राज्य सब खाली हो गए। यहाँ पे शशांक का गौड़ खाली। ठीक, यहाँ पे मालवा का कौन, मालवा का देवगुप्त की वजह से मालवा खाली। यहाँ कन्नौज की वजह से ग्रहवर्मन खाली। ठीक है, यहाँ ग्रहवर्मन का कन्नौज खाली और यहाँ पे राजवर्धन का थानेश्वर खाली। अब ये पूरा का पूरा पे कब्जा किसका हो गया, हर्षवर्धन का। ये देखो एक ही झटके में हर्षवर्धन का कब्जा। ठीक, अब हर्षवर्धन का इतना बड़ा साम्राज्य था। अब हर्षवर्धन के पास दो चुनौतियां थी। एक तो उसने अभी तक मतलब राजा तो था ही नहीं, अचानक से तो बना। ठीक, इतने बड़े साम्राज्यों को संभालना और दूसरा अपनी बहन को ढूंढना। ठीक है, राजश्री तो उसमें थी, जंगल में भाग रही थी। ठीक, ये क्लियर है ना। अब आगे चलते हैं। ठीक, राजधानी क्या है इनकी, थानेश्वर, थानेश्वर। अब हर्षवर्धन को किसी ने, एक वो थे जो जंगल में वो रहता है ना, ऋषि मुनि टाइप के, एक ऋषि थे, उनका नाम था आतिश दिवाकर। ठीक है, आतिश दिवाकर। ठीक, आतिश दिवाकर ने बताया कि आपकी मतलब उनकी बहन को मिला आतिश दिवाकर। उन्होंने बोला कि मैं उसकी हर्षवर्धन की बहन हूँ, आप किसी तरह से मेरा संदेश हर्षवर्धन के वहाँ पे पहुँचा दो। तो आतिश दिवाकर ने क्या बताया कि आपकी बहन मतलब वहाँ पे, आप उसको लेकर आओ सिक्योरिटी के साथ। ठीक है, फिर हर्षवर्धन लेकर आया। तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसको बना दी, कन्नौज को। कन्नौज भी खा ली। ठीक है, अब राजधानी हर्षवर्धन कहाँ ले गया, राजधानी कन्नौज ले गया। कन्नौज ले गया कहाँ से, थानेश्वर से। थानेश्वर से कन्नौज लेगा हर्षवर्धन राजधानी। अब राजधानी कन्नौज बना दी और हर्षवर्धन राजा भी बनता। लेकिन जब वो अपनी बहन को लेकर आया तो हर्षवर्धन ने अपनी बहन को राजगद्दी में बिठाया। ठीक है, कन्नौज की, क्योंकि हक तो उसी का था कन्नौज पे। ठीक है, कन्नौज पे अपनी बहन को बिठाया और उनका एक अंगरक्षक कह सकते हैं, संरक्षक बन के वहाँ पर शासन किया। ठीक, तो इसके बाद कन्नौज पे शासन किया। अब हर्षवर्धन के टाइम पे, चलो अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। हर्षवर्धन के टाइम पे ह्वेनसांग आया था। कौन, ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के टाइम पे ह्वेनसांग आया था। ठीक है, ह्वेनसांग कौन था, ये भी चीनी यात्री था, चीनी यात्री। और ह्वेनसांग की जो किताब का नाम था, इसका यात्रा वृत्त, उसका नाम है CQ की, फाहियान की फोक्यू की, और ह्वेनसांग की CU की, CU की, CQ की नहीं, CU की। ठीक है, CU की। तो हैसा ह्वेनसांग, हैसा हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। अब ह्वेनसांग जो था, थोड़ा सा ह्वेनसांग के बारे में पढ़ लेते हैं। ह्वेनसांग इसके टाइम पर आया था। ह्वेनसांग को हम कहते हैं यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। और कहते हैं नीति का पंडित, नीति का पंडित। ठीक है, ये कहाँ था, ह्वेनसांग जो आया था वो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए आया था। और कहाँ पे, नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय वही नालंदा जो कुमारगुप्त ने बनवाया। ठीक है, और इसको महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, नालंदा यूनिवर्सिटी को। तो ह्वेनसांग जो था वो नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया था और वहाँ पे इसने फिर पहले तो ही पढ़ा, स्टूडेंट की तरह रहा। उसके बाद वहाँ पे इसने अध्यापन का कार्य भी किया, मतलब ये वो बन गया यहाँ पे टीचर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा यात्री था जिसने अध्ययन और अध्यापन दोनों का कार्य किया, तो कौन था, ह्वेनसांग था। ठीक,
तो जब ह्वेनसांग आया तो नालंदा विश्वविद्यालय का वो क्या कहते हैं वीसी वाइस चांसलर वो कौन था? शीलभद्र था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। ये कौन था? नालंदा का वीसी था उस टाइम पे, वाइस चांसलर मतलब कुलपति, ठीक है, जिस टाइम पे ह्वेनसांग पढ़ने आया था। अब ह्वेनसांग इतना ज़्यादा विद्वान था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो हर्षवर्धन भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। फिर हर्षवर्धन ने सोचा कि मैं इसको मतलब कोई उपाधि या एक तरह से कोई सम्मान के तौर पर इनके लिए कुछ करूं। ह्वेनसांग था तो वो मतलब हिंदू धर्म के ही, हर्षवर्धन थे तो हिंदू धर्म के, लेकिन वो बौद्ध धर्म से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, स्पेशली बौद्ध धर्म की महायान शाखा से। तो महायान शाखा की स्टडी कौन कर रहे थे? ये ह्वेनसांग, बल्कि तो टीचर हो गए थे। तो इन्होंने सोचा कि चलो ह्वेनसांग से काफ़ी मतलब होने लगा इनका मेल जोल सा, और ये थे भी बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित। तो एक ना वहाँ पे प्रयाग मतलब इलाहाबाद, ठीक है, प्रयाग में एक सम्मेलन होता था हर 5 साल में, उसको बोलते थे महामोक्ष परिषद, ठीक है, इसको बोलते थे महामोक्ष परिषद। ये जो महामोक्ष परिषद था ये हर 5 साल में होता था, और ये एक ब्राह्मणों का सम्मेलन था। मतलब इसमें बहुत ही बेहतरीन वाले मतलब विद्वान वे आते थे, पंडित, ठीक है, और वो अपने मतलब जो भी ज्ञान की बातें बताते थे, तो जिससे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो, इस तरह का होता था ये महामोक्ष परिषद। तो ये हर 5 साल में होता था, तो सोचो मतलब काफ़ी बड़ा होता होगा। तो उस टाइम पे हर्षवर्धन ने बोला कि इस महामोक्ष परिषद की अध्यक्षता हम किससे करवाएंगे? ह्वेनसांग से कराएंगे। और था किसका? ये ब्राह्मणों का। तो इस वजह से ब्राह्मणों ने हर्षवर्धन का विरोध कर दिया, बहुत बेहतरीन तरीके से विरोध किया। फिर ह्वेनसांग ने कहा कि महाराज आप मतलब मेरी वजह से ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, पढ़ने के लिए आया हूँ, यहाँ पे पढ़ाने के लिए आया हूँ, तो मैं क्यों किसी की दुश्मनी लूँ? आप ऐसे करो, इसको रद्द कर दो, ठीक है। तो फिर हर्षवर्धन ने ये रद्द कर दिया। वैसे तो राजा था, चाहता तो कर सकता था, लेकिन हर्षवर्धन ने ये रद्द कर दिया। फिर हर्षवर्धन ने एक सम्मेलन रखा, वो स्पेशली बौद्ध के लिए। तो कहाँ रखेगा सम्मेलन? कन्नौज में, अपनी राजधानी में। तो एक कन्नौज में एक सम्मेलन रखा, ठीक है। तो ये कन्नौज सम्मेलन जो हुआ, ये कन्नौज सम्मेलन किसका था? ये बौद्ध का था, ठीक है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा के लिए कराया था। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता करवाई ह्वेनसांग से, ठीक है, ह्वेनसांग से। तो ये जो था ये कन्नौज सम्मेलन, इसको 5वीं बौद्ध संगीति की संज्ञा दी गई है। मतलब जो बौद्ध संगीति 4 ही तो हुई है, तो ये इतना बड़ा था ये, इस वजह से इसको क्या कहा गया? 5वीं बौद्ध संगीति। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। संगीति मतलब मीटिंग को कहते थे, ठीक है। 5वीं बौद्ध संगीति कहाँ हुई है? कन्नौज सम्मेलन को 5वीं बौद्ध संगीति कहते हैं, और ये ह्वेनसांग ने इसकी अध्यक्षता की थी, और कराई किसने थी? हर्षवर्धन ने, ठीक। अब थोड़ा सा ना हर्षवर्धन का ही क्या देख लेते हैं कि हर्षवर्धन का एक तरह से साम्राज्य विस्तार उसने क्या किया। ये क्लियर है ना? देखो हर्षवर्धन के टाइम पे एक तो ह्वेनसांग आ गया, ये हो गया क्लियर। तो हर्षवर्धन ने सोचा कि मैं अपना साम्राज्य का विस्तार करता हूँ। तो पहले उसने कश्मीर की तरफ रुख किया, ठीक है, कश्मीर को। लेकिन कश्मीर को हर्षवर्धन नहीं जीत पाया, कश्मीर पर हर्षवर्धन कब्जा नहीं कर पाया। फिर हर्षवर्धन ने सोचा कि चलो अब साउथ की तरफ जाते हैं। साउथ में भी हम जो भी हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने इतना भी इतिहास पढ़ा है, हम नॉर्थ में घूम रहे हैं, ठीक है। पहले हम सातवाहन के टाइम पर आंध्र प्रदेश तक आए थे, वापस से बैक होगी, ठीक। तो साउथ का इतिहास एक अलग ही कहानी है उसकी, उसको हम अलग से ही पढ़ेंगे। तो हर्षवर्धन ने फिर साउथ में सोचा कि हम साउथ में करते हैं आक्रमण। तो हर्षवर्धन ने की लड़ाई किससे होती? चालुक्य से। इधर कौन थे? यहाँ पे थे चालुक्य वंश, ठीक है। यहाँ कौन था? चालुक्य था हर्षवर्धन के टाइम पे, चालुक्य वंश। तो हर्षवर्धन ने लड़ाई की, हर्षवर्धन की लड़ाई किससे हुई? वर्धन। किससे होती है? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से, पुलकेशिन द्वितीय से। ये कौन से वंश का था? चालुक्य का। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन की लड़ाई हुई। तो चालुक्य राजा जो था बहुत ही बेहतरीन राजा था अपने टाइम का। तो इसको पहले से पता चले कि हर्षवर्धन ना उधर से आक्रमण करने वाला है। फिर वो यहाँ पे के बीच में पड़ता है सतपुड़ा रेंज, फिर नर्मदा नदी। तो जैसे ही हर्षवर्धन नर्मदा नदी के पास पहुंचा, पुलकेशिन द्वितीय ने पहले से अपनी सेना खड़ी कर दी वहाँ पे, और नर्मदा नदी के तट पर की लड़ाई हुई, और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया।
मारा नहीं, हरा दिया, ठीक है। इसकी जानकारी मिलती है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से, ठीक है, ऐहोल अभिलेख से। इस अभिलेख में कहा गया कि मैं पुलकेशिन द्वितीय और मैंने हर्षवर्धन को हरा दिया। अभी सोचो, जब ये पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया तो जो हारने वाला तो अभिलेख नहीं लिखवाएगा, अभिलेख तो जीतने वाले लिखवाएगा ना। ये हर्षवर्धन थोड़ा लिखवाएगा कि भैया मैं हार गया, ठीक। तो पुलकेशिन द्वितीय ने अपना अभिलेख लिखवाया, ऐहोल अभिलेख। उसमें जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया, ठीक। तो हर्षवर्धन उत्तर में तो अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाया, ना ही दक्षिण में कर पाया। जितना उसको सिर्फ शशांक को मार के मिला था वही था। तो हर्षवर्धन के टाइम पे हमने राजधानी देख ली कि पहले क्या थी, थानेश्वर थी। थानेश्वर के बाद ये कन्नौज लेके गया, तो कन्नौज लेके गया और इसने राजधानी अपनी मथुरा को भी बनाया। मथुरा को बनाया व्यापारिक राजधानी। व्यापारिक राजधानी, व्यापारिक राजधानी क्यों कहा गया? क्योंकि जो उस टाइम पे मथुरा था, मथुरा सूती वस्त्र के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। सूती वस्त्र के लिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हर्षवर्धन के वर्धन वंश के टाइम पे सूती वस्त्र के लिए क्या फेमस था? तो मथुरा था, ठीक है। मथुरा को इस वजह से व्यापारिक राजधानी कहते थे उस टाइम पे। अब देखो, हर्षवर्धन को हम शिलादित्य के नाम से भी जानते हैं। शिलादित्य की उपाधि किसको मिली थी? हर्षवर्धन को मिली थी। और हर्षवर्धन का साहित्य में भी बहुत ज़्यादा प्रेम था, मतलब साहित्य की इसने रचना की। तो हर्षवर्धन की जो साहित्य है, इसने 3 किताबें लिखी, ठीक है। उनका नाम है नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है। ये तीनों ही किताब बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछ जाती है। इसी के आपको ना ट्रिक बना लेना, क्योंकि इसके बाद जो इनके दरबारी कवि हैं, हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि है, दरबारी कवि, उनका नाम क्या है? बाणभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन है? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने 2 बुक लिखी। पहली बात तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, तो अपने राजा के प्रशंसा में भी तो कुछ लिखना था। तो इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा हर्षचरित, ठीक है, हर्षचरित। और दूसरी किताब है कादम्बरी। ये 5 ही किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक। ये थोड़ा सा ना वो ना हो, आप इसके ना ट्रिक से बना लो। जैसे हर्षवर्धन क्या था? राजा है, तो राजा का पर्यायवाची क्या होता है? नृप होता है, नृप। पढ़ा होगा, हिंदी तो पढ़े रहोगे जीडी के लिए, ठीक है। तो हर्षवर्धन का राजा का पर्यायवाची क्या होता है? नृप होता है। तो हर्षवर्धन राजा की 3 किताबें हैं, वो है नृप, नै से नागानंद, फिर रै से रत्नावली, पै से प्रियदर्शिका, ठीक, क्लियर। तो हर्षवर्धन की ना कोई संतान नहीं थी, तो इस वजह से जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, तो सोचो जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, अब इतने सारे एरिया को एक हर्षवर्धन अकेला लेके बैठा था, ठीक। तो जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो इसे कहते हैं युग परिवर्तन का काल, क्योंकि यहाँ पे तो कोई राजा था नहीं, इसका कोई उत्तराधिकारी या कोई बेटा था नहीं, तो सब सारे राज्यों में इसको लेने के लिए, कन्नौज पर आक्रमण के लिए युद्ध हुआ, ठीक। तो इसको कहते हैं युग परिवर्तन का काल। किसको? हर्षवर्धन की मृत्यु को। हर्षवर्धन की मृत्यु को युग परिवर्तन का काल कहते हैं। किसका? युग परिवर्तन का, मतलब यहाँ से युग परिवर्तन हो गया, ठीक। और इस पर आक्रमण करने के लिए, मतलब कन्नौज को अपने कब्जे में करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, ठीक। त्रिपक्षीय संघर्ष, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से वंश शामिल थे, ठीक है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में जो भाग लिया, एक तो राष्ट्रकूट वंश ने, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल, तीनों साउथ की तो होंगी, क्योंकि नॉर्थ पे तो हर्षवर्धन का ही कब्जा था, तीनों साउथ के होंगे। जो राष्ट्रकूट था वो चालुक्य की जगह यहीं पर था राष्ट्रकूट, पाल था इधर गौड़ की जगह, और जो ये था प्रतिहार वो गुजरात की साइड में था। तो इन तीनों ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। इधर से कभी कोई ले गया, इधर से कोई ले गया, तो धीरे धीरे ना कन्नौज पर आक्रमण करके, एक इसे कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। किसके लिए था? कन्नौज के लिए था, और हर्षवर्धन के बाद हुआ है। इसी वजह से इसको युग परिवर्तन का काल कहते हैं, ठीक है। लगभग के मैंने सारे ही हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा दिया आपको। और इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगी आपको दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपने देखो हम नॉर्थ में घूम रहे हैं, तो यहाँ से भी तो कोई राज्य हुए होंगे पहले से। डायरेक्ट तो पुलकेशिन नहीं आया होगा हर्षवर्धन को मारने। तो हम अब लास्ट मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे, फिर वो धीरे धीरे स्टार्टिंग से पढ़ के कौन आएगा? पुलकेशिन द्वितीय। किसकी लड़ाई होगी? हर्षवर्धन के पुलकेशिन की। फिर नॉर्थ और साउथ का इतिहास एक साथ मिल जाएगा, ठीक। उसी टाइम पे एंसेंट हिस्ट्री खत्म।
उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री, उसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश ये आते हैं। उसके बाद मॉडर्न, फिर हिस्ट्री खत्म। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है।